अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 2 में आपका स्वागत है और इसमें हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट्स के बारे में। सबसे पहले तो सर्किट होता क्या है, किसी भी कंपोनेंट को उपयोग करने के लिए, जैसे किसी बल्ब है उसको जलाने के लिए या कोई हीटर है उसको चलाने के लिए हमें एक रास्ता तैयार करना होता है जिसके द्वारा हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएँ, जिसके लिए हम वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कई बार आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेट पे मटेरियल लगा हुआ या बिछा हुआ देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ सर्किट्स जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं, किस तरीके से उसको जोड़ा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट एंड लीकेज सर्किट। तो क्लोज सर्किट क्या चीज़ है? क्लोज सर्किट में आप देखेंगे यहाँ पर ये बैटरी है, ये एक स्विच है जो ऑन पोजीशन पर है। यहाँ पर ये जो बल्ब है वो जलता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि सर्किट जो है वो पूरा है, कहीं से खुला हुआ नहीं है, इसमें से ओपन, और बल्ब क्या है हमारा जल रहा है। ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं क्लोज सर्किट। देन आते हैं ओपन। ओपन में किसी भी एक जगह से जो वायर है वो हटा हुआ है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वायर जो है वो हटा हुआ है, तो हम बोलते हैं इसे ओपन सर्किट होना। तो इस कंडीशन में ओपन सर्किट में क्या होगा, आपका जो कंपोनेंट है, जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है। इसके बाद बात करेंगे शॉर्ट की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बैटरी का सप्लाई निकला और बल्ब की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डॉटेड वायर आप देख रहे हैं ये है शॉर्ट, यानी कंपोनेंट से पहले ही वो शॉर्टेज हो गई, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले इधर जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाए, बल्ब के अंदर से होकर नहीं जा पाए, डायरेक्ट दूसरी किसी वायर से शॉर्ट होकर के चले गए, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। और इसमें भी हमारा कंपोनेंट नहीं चलता या यूज नहीं होता। देन बात करते हैं लीकेज। एनी काइंड ऑफ रीजन जो सर्किट है वो अपने आप ही ग्राउंड हो रहा है, सेल्फ ग्राउंड हो रहा है, शॉर्टेज नहीं हो रही है वायरिंग में, लेकिन वो डायरेक्टली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ग्राउंड हो रहा है। जैसे आप देखें ये वाली वायर अगर डायरेक्ट ग्राउंड हो जाए, या लोड के बाद कोई वायर ग्राउंड हो जाए, या स्विच के बाद कोई वायर ग्राउंड हो जाए, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लीकेज होने लगती है। क्या हम बैटरी यूज़ भी नहीं करते तब भी बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो सच काइंड ऑफ सर्किट्स हैं। तो इसमें यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, इसको स्विच लिख दिया, इसको बैटरी लिख दिया, इसको बल्ब लिख दिया, लेकिन वाक्य में क्या ये बल्ब है? नहीं है। तो ये सभी क्या है, छोटे छोटे सिम्बल्स हैं जिनका उपयोग हम किसी सर्किट को लेआउट के अंदर दिखाने के लिए करते हैं। तो जो सिम्बल्स होते हैं वो जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पे बहुत सारे होते हैं, तो सभी बहुत आसान है समझना, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं है, बस 1 बाय 1 उसको समझ लीजिए। इसमें लगभग आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें लगभग 70 to 80% आपको ऑलरेडी पता होता है, बस सिर्फ समझना है इसको। चलिए ये 1 बाय 1 सेल की हम बात करेंगे। ओनली 1 सेल जो आपके दीवार घड़ी में इस्तेमाल होता है ना, सिंपल ओनली 1 सेल, तो उसको इससे डिनोट किया जाएगा, यानी 1.5 वोल्ट के या 2.1 वोल्ट 1 सेल के। क्लियर? इसके बाद आती है बैटरी। बैटरी को इस तरीके से भी सिंबल को दिखाया जा सकता है और इस तरीके से। इसमें आप देखेंगे मल्टी सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर मल्टी सेल का इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब वो बताना चाहता है कि यहाँ पर कोई बैटरी लगी हुई है। ओपन सर्किट, तो यहाँ पर जो वायर है देखेंगे एक दूसरे के से खुला हुआ है, तो उसके लिए ये सिंबल इस्तेमाल होगा। अगर दोनों वायर जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ तो ये हम क्लोज दिखाएंगे। अगर वायरिंग कोई ऐसी जा रही है और एक और वायरिंग आकर के इससे जुड़ रही है, यानी वेल्ड हो रही है, एक तरीके से जॉइंट बनाया जा रहा है, तो हम इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई वायर जा रही है और दूसरी वायर उसको क्रॉस करके जंप कर रही है तो इस प्रकार के सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सिंबल हमारे बल्ब के लिए है, एक सिंगल एलिमेंट, एक ड्यूअल एलिमेंट बल्ब के लिए। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है रेजिस्टेंस, उसके बाद है वेरिएबल रेजिस्टेंस, देन द एम्पियर, वोल्ट मीटर, बोल्ट ग्राउंड। यानी यहाँ पर जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, वो ग्राउंड क्या होगा, या तो स्क्रू से उसको टाइट कर रखा होगा या वहाँ पे पर्टिकुलर कोई बोल्ट लगा रखा है हमने, जिसके द्वारा बोल्ट लगा करके हमने उसको टाइट किया है। देन ग्राउंड, यहाँ पर ग्राउंड जो बात हो रही है वो हो रही है बॉडी के ऊपर, बॉडी पे ग्राउंड किया गया है। अंडरस्टूड वाली बात? यहाँ पर हम डायरेक्ट बॉडी पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी पे तो ग्राउंड कर रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा है, स्क्रू का इस्तेमाल किया गया है, जैसे किसी कंपोनेंट्स पे हम टाइट करते हैं। देन आता है हमारा फ्यूज़। ये सिंपली फ्यूज़ है जिसका साइन ऐसा बना हुआ होता है। इसके बाद आता है स्लो ग्लो फ्यूज़।
सिंपल फ्यूज की तुलना में स्लो ग्लो फ्यूज अपने से 1.5 गुना कैपेसिटी कुछ समय तक सहन कर सकता है, देन उसके बाद ये डैमेज हो जाएगा। इसके बाद ये सिंबल डिनोट करता है किसी कॉइल को या किसी सोलोनाइड को। ये सिंबल डिनोट करता है आपके हीटर को, जैसे सिगरेट लाइटर का हीटर होता है वैसा। ये मोटर को जिसमें M लिखा गया है, ये पंप को जिसमें P लिखा हुआ है। यहाँ पर स्पीकर या हॉर्न जैसी जो तस्वीर है, ये दोनों में से कोई एक हो सकती है, हॉर्न के लिए या फिर स्पीकर के लिए। ये बनाया गया है कैपेसिटर के लिए कि कितने कैपेसिटर्स होते हैं कई प्रकार के अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंबल्स कहीं ना कहीं आपको सर्किट में भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, तो ऑफ कोर्स पहले से वो चीज़ पता हो तो ज़्यादा सुपीरियर रहती है हमारे लिए। देन आते हैं थर्मिस्टर का उपयोग करने के लिए जब हम सिंबल दिखाते हैं तो ये वाला सिंबल होगा, रेजिस्टेंस जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अलग है ये सिंबल। देन यहाँ पर स्विच की बात की गई है कि यहाँ पर पर्टिकुलर कोई स्विच लगा हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, यहाँ पर सिंबल्स का फर्क है। यहाँ पर ये मैं ब्लैक कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंबल्स का फर्क है एरो में। देन सिंपली डायोड, वन वे डायोड, जीनर डायोड, LED में आप देखेंगे डायोड ही है, सर्कल बना हुआ है और उसमें बाहर की तरफ रोशनी निकल रही है। रोशनी निकलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो एक LED है। अभी डायोड है लेकिन इसमें जो एरोज हैं आप देखेंगे, इसमें और इसमें जो एरो है वो बदल गए हैं, और ये एरो ये बताता है कि इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है। इसमें रोशनी निकल रही थी, इसमें रोशनी पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं फोटोन डायोड। यहाँ पर जब हम इस वाले LEDs जो होती है उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो प्रकाश पैदा करता है, जबकि यहाँ पर प्रकाश पड़ने पे ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये हमारा क्लोज स्विच, यहाँ पर स्विच जो है वो क्लोज है, इसकी जानकारी दी जा रही है। नॉर्मली ओपन टाइप रिले, यहाँ पर देखेंगे आप स्विच है और यहाँ पर देखेंगे सोलोनाइड है। सिंबल देखेंगे यहाँ पर ये वाला सिंबल यहाँ अटैच किया, तो सोलोनाइड के लिए या कॉइल के लिए यहाँ पर ऐसा सिंबल था तो सेम वही है। देन स्विच के लिए ऐसा। तो जब ये तो पूरा कंपाउंड मिक्स होकर के बनता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखेंगे स्विच जो है ना नॉर्मली ओपन कंडीशन में, जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट बनेगा तो ही ये क्लोज होगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन रिले। इसके बाद नॉर्मली क्लोज रिले, तो यानी जब करंट दिया जाएगा तब ये जो स्विच है यहाँ पर स्विच के है इस समय क्लोज टाइप है, जब इस सोलोनाइड में करंट जाएगा तब जाकर के ये ओपन में होगा। तो आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हो गया होगा सिंबल्स। इस प्रकार के और भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए उतना जानना जरूरी है जितने में हमारा काम चल जाएगा। आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम सर्किट्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि और भी सिंबल्स हैं। चलिए अब हम बात करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस अगर हम मल्टीमीटर द्वारा मेजरमेंट कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है आपकी बैटरी, ये है आपका मल्टीमीटर और ये कोई भी लोड, बल्ब या एक्सेट्रा कुछ भी आप इसको मान लीजिए। तो अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और लोड के बीच में हमने क्या किया है, एम्पियर मीटर को लगाया है, जिसे एमीटर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर अब हम आसानी से इस बैटरी द्वारा भेजे जाने वाले एम्पियर रेट को पढ़ सकते हैं रीडिंग के द्वारा कि कितना वो आगे जा रहा है। तो इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता था, यानी उस समय ये जो सर्किट है ये सभी सर्किट एक्टिवेशन मोड पे होने चाहिए, तभी हमें पता चलेगा, अदरवाइज मालूम नहीं चलेगा। देन आते हैं सेकंड रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे सेम ही हमारा मल्टीमीटर ही है। तो मान लीजिए मैं कोई बल्ब है उसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ उसका मैं रेजिस्टेंस चेक कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि इस सर्किट से जुड़ करके कोई भी वोल्टेज या करंट इस पर ना आ रहा हो। अगर इस पर वोल्टेज या करंट आ रहा है तो आप रेजिस्टेंस चेक नहीं कर पाएंगे, आपका मल्टीमीटर डैमेज हो जाए। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि पावर सोर्स सप्लाई कट हो जानी चाहिए जब आप रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि वो कंपोनेंट ही बाहर निकाल करके आप चेक करें तो ज़्यादा सुपीरियर रहेगा, तो आप रेजिस्टेंस चेक कर पाएंगे। देन ये भी हमारा मल्टीमीटर ही है। तो मल्टीमीटर है, उसके अंदर हम वोल्टेज वाली पॉइंट पर लेकर के जाएंगे और बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे। अब हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोई भी वायर होता है, कोई भी मेटल होता है, उसके अंदर एक ऐसा
गुण है जिसके कारण वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रवेश तो कर जाते हैं कंडक्टर्स में हमारे और सेमी कंडक्टर्स में, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उसके अंदर वो जो फ्लो है क्या स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक उतना ही रहता है, तो जी नहीं, थोड़ा सा उसमें अंतर आता है। तो वो जो अंतर आ रहा है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रॉन के बहाव में रुकावट जिससे गति कम हो रही है, रुकावट से गति कम हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट रहना चाहिए। किसी भी मैटर में, किसी भी वायर में, किसी भी चीज़ के अंदर से यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसी कारणवश रुक रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड किन चीज़ों पे करता है, सबसे पहली कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है तो उसकी खुद की लंबाई कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा लंबाई होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने में वैसे ही समय लगेगा, ठीक है। क्षेत्र, अगर मान लीजिए कि एक वायर बहुत ज़्यादा मोटा है और एक वायर पतला है, तो जो मोटा वायर होगा उसमें से निकलने की संख्या भी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक घर का दरवाज़ा बहुत बड़ा है और एक घर का दरवाज़ा बहुत छोटा है, तो बड़े दरवाजे से 8-10 लोग एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन एक पतले दरवाजे से, एक सिंपल दरवाजे से इतने सारे लोग एक साथ नहीं निकल सकते। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन के बहाव है उस पर ये चीज़ें फ़र्क ला सकती हैं। देन टेम्परेचर, मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने या घटने पर रेजिस्टेंस में बदलाव संभव है। इसके अतिरिक्त मटेरियल का प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी ये डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस उसमें कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा। जैसे चांदी में जो है वो कम होता है, लेकिन अगर हम लोहे की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो उस तरीके से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। इसका सिंबल होता है हमारा ओम्स का साइन, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को मापा जाएगा किसी ना किसी वैल्यू में। तो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 10 की पावर 6 माइक्रोन ओम्स होता है, और अगर 1 मेगा ओम्स अगर हमें नापना है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर 6 ओम्स, और किलो ओम्स में अगर हम नापेंगे तो 1000 हो जाएगा, जिसकी आगे चल के जो डिटेल बनेगी वो होगा 10 की पावर 3, और अगर माइक्रोन में अगर हम उस वैल्यू को लेके जाते हैं तो -6, और अगर मेगा में अगर हम उस चीज़ को लेकर के जाते हैं तो हो जाएगा -3। तो इस तरीके से अलग अलग जो वैल्यूज़ हैं उसके द्वारा इसको नापा जाता है। तो अब इसमें हमें जब आगे जो चीज़ समझनी है वो क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ने पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर कोई कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, जबकि सेमी कंडक्टर में अगर उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस ड्रॉप होने लग जाती है। तो दोस्तों आपने बहुत सारी जो रेजिस्टेंस है ना वो किसी न किसी रेडियो, मोबाइल, टीवी, मोबाइल चार्जर उसमें ज़रूर देखा होगा, कुछ इस तरीके का। और इसके ऊपर पतली पतली धारियाँ डली हुई होती है जिसका अपना एक अलग कलर होता है। तो आखिरकार ये बताता क्या है वही हम समझेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट है, इसमें कलर करने का जो तरीका है उसको देखिए किस तरीके से रखा गया है। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रखा गया जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। ये रिंग बनी हुई पूरी साइक्लिंग ऐसे पट्टी करी गई है, इस पर कलर अलग अलग है। तो यहाँ से हम इसको रीड करते हैं, ये इसका टिल एंड पॉइंट होता है ताकि इसकी कैलकुलेशन हम कर सकें। तो आइए उसकी बात करते हैं। इधर कलर कोड, कलर कोड के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कलर्स हैं, जैसे सीरियल नंबर्स, और ये डिस्टर्बेंस होता है कि कोई डिस्टर्बेंस तो इसके अंदर नहीं आ रही है उसके बारे में। अब चलिए इसके अंदर हम बात करेंगे कि 1 बाय 1 अगर कोई कलर इसके ऊपर पट्टियों के ऊपर अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है वो ये कहता है कि येलो कलर है, सेकंड जो कहता है ये कहता है कि रेड कलर है, और थर्ड जो कहता है वो कहता है कि ग्रीन कलर है। यानी फर्स्ट आपका येलो, रेड, थर्ड वन इज ग्रीन। तो अब यहाँ पर क्या चीज़ क्लेरिफाई हो रही है, सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँगा, फर्स्ट रिंग येलो कलर की है तो येलो येलो येलो, येलो कलर में फर्स्ट पॉइंट 4 हमने 4 लिया। सेकंड रिंग रेड कलर, रेड इसने 2 लिया। थर्ड रिंग ऑरेंज, इसने ऑरेंज, अब यहाँ पर देखेंगे सॉरी ग्रीन, जैसे ग्रीन, और ग्रीन का सिंबल यहाँ पर कितना है 5। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं रिंग्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर जो इसके पीछे जो 4 0 है, क्योंकि इससे हम गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा फर्स्ट वाला, तो इन दोनों की वैल्यूज फर्स्ट रख के इनके साथ इसको गुणा कर दिया जाता है।
और इसमें किलो के अंदर इस रेजिस्टेंस वैल्यू को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जितनी भी रेजिस्टेंस होती हैं उनके कलर कोड को जज किया जाता है, समझा जाता है बेसिकली। अब आज के टाइम में जैसे आधुनिक युग है तो आजकल ऐसे रेजिस्टेंस नहीं आते हैं। आजकल आप देखेंगे बहुत मामूली सा छोटा सा पार्ट होता है, उसे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ यहाँ पर, कुछ इतना बड़ा पार्ट होता है और इस जगह ये तो सोल्डिंग करा हुआ होता है पार्ट। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक चीज़ है जो उसे अलग करती है, वो है इसके ऊपर अपने खुद के डिजिट्स होते हैं। इसके ऊपर जैसे मान लीजिए लिख दिया 2 और 8 और इसका बैकग्राउंड कलर है रेड। तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है सेकंड की। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसने कलर तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसने 28 ऑलरेडी हमें बता दिया है, इसने हमें ऑलरेडी क्या बता दिया है 28। अब इसके बाद ये कह रहा है कि रेड कलर में है, तो रेड कलर में कितना आता है पावर 2, तो यानी इसके पीछे 2 ये आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन आसान है, लेकिन हाँ ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसको निकालना एक बहुत बड़ा टफ गोल है जो आसानी से नहीं निकलता। बट बेनिफिट भी है कि ऐसे जो रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत स्मॉल एरिया जगह घेरते हैं, जिसके कारण आज हमारे मोबाइल लैपटॉप इनका जो साइज़ है वो बहुत कॉम्पैक्ट होता जा रहा है। अब हम समझेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ में ओम्स जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने इसको बताया और हमें ये समझाया कि वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के अंदर अपना एक संबंध होता है, रिलेशन है। सबसे पहले इसने ये बोला कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहने पर इसने इक्वेशंस बताई। इन्होंने बताया कि जो वोल्टेज है वो होता है I गुणे R के बराबर, और I होता है V बटे R के बराबर, और R होता है V बटे I के बराबर। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू में समझेंगे। सबसे पहले हम इसके बाद बात करेंगे पावर। पावर क्या चीज़ होती है? कार्य करने की दर को हम पावर कहते हैं। इसको हम P इक्वल बाय V गुणा I इसमें हम डिनोट करते हैं। तो V क्या है? वोल्टेज, और I क्या है? करंट। तो जो V है, V इसने क्या बताया था यहाँ पर कि V होता है I गुणा R, तो I गुणा R हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको पूरा पूरा लिख सकते हैं, यानी ऐसे इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। देन इसके बाद किलोवाट। अगर आपको किलोवाट में पावर को निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे V गुणा में I बटे में 1000, और अगर आप हॉर्स पावर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे V गुणा में I बटे में 746। तो आई होप ये चीज़ अभी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, आप इसको याद रखिए। जिस चीज़ को आपको निकालना है उसको ढक देंगे और निकालेंगे। देखते हैं कैसे। एक वायर है, उसके अंदर 1.5 एम्पियर का जो करंट है वो बह रहा है। उसकी जो वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 60 ओम्स। तो वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वोल्टेज। तो मैंने वोल्टेज पे से हाथ लग लिया, तो मुझे क्या पता चला कि आप करंट और रेजिस्टेंस को गुणा कर दीजिए। तो जो फॉर्मूला है मेरे पास ये रहा, वो ये आ गया। तो वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे V इक्वल बाय I गुणा में R। तो यहाँ पर I का वैल्यू लगा देंगे 1.5 और रेजिस्टेंस का वैल्यू लगा देंगे 60 ओम्स, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 वोल्ट। देन सेकंड पे आते हैं। एक वायर है, उसके अंदर है 0.006 एम्पियर का जो है करंट दौड़ रहा है, और जो वोल्टेज है वो 90 बताई गई है। तो अब इसको हम इसमें हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें याद नहीं है, मान लीजिए भूल गए, तो आप रेजिस्टेंस पे हाथ रख दीजिए। तो V बटे I। तो यहाँ पर हम सेम वही फॉर्मूला पुट करेंगे V बटे I, और इसकी वैल्यूज यहाँ पर रखेंगे, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15,000 ओम्स। तो इस तरीके से आप वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। अगर ये आपको याद नहीं होता तो प्लीज़ इस सर्कल को, या फिर इसी में ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाता है, इसको ज़रूर याद रखें। इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलता है। अब हम समझेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जो सर्किट होता है, किस तरीके से हम इसको लगा पाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे सर्किट में, तो एक होता है सीरीज़ और एक होता है पैरेलल। तो यहाँ पर हम सीरीज़ और पैरेलल में समझेंगे। तो सबसे पहले सीरीज़ में आप देखेंगे सभी एक दूसरे के सीरीज़ में यहाँ पर 1 बाय 1 लगे हुए हैं, जबकि ये एक दूसरे से पैरेलली लगे हुए हैं। तो अब आप बात करेंगे इनके फॉर्मूले की। तो यहाँ पर सीरीज़ का सबसे पहले हम फॉर्मूले लेके चलेंगे। RT यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, और आगे अगर और भी इसके आगे अगर और भी संख्याएं हो तो वो n तक जा सकती हैं।
तो आखिरकार अब बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। तो अगर मैं अगर मैं टोटल बात करूँ अब इसके आगे, तो V1 V2 V3 अगर आप ऐसे किसी भी बैटरी को अगर आप ऐसे जोड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे V1 V2 V3 जितने भी आप आगे बढ़ाएंगे वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज़ है, बैटरी की बात हो रही है, इससे सिर्फ एग्जाम्पल देखिए मैंने समझाया आपको। अब इसके बाद इस V का अगर मैं फार्मूले की बात करूँ तो V का फॉर्मूला होता है I गुणा में R। तो इस V से I गुणा में R1, I गुणा में R2, I गुणा में R3 एंड I गुणा में Rn। तो अब ये चीज़ यहाँ पर क्लियरिफाई हो गई। अब देन इसमें सब में I क्या है, कॉमन है, तो हमने उसके कॉमन को एक को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर R1 R2 R3 और Rn। अब यहाँ पर जो I बचा था उसे हम इधर लिया, तो यहाँ पर हो गया I/R, और I/R होता है रेजिस्टेंस यानी R। तो ये T हो गया और ये फॉर्मूला आपके पास इस तरीके से सामने आ जाता है, ये रहा। ठीक है। अब अगर मैं ये मान लूँ कि 3 ऐसे लगे हुए हैं इसमें, और इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 6 3 9 है, तो किस तरीके से निकलेगा, सेम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो RT बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 6 प्लस 3 प्लस 9 इक्वल बाय 18, यानी 18 ओम्स का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल में। पैरेलल में जब भी आप बैटरी को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज उतना रहता है। जैसे अगर मैं मान लो ये दोनों बैटरियाँ जो है वो 12 वोल्ट की हैं, लेकिन मैंने इनको पैरेलल में जोड़ा तब क्या हुआ, वोल्टेज उतना ही है लेकिन एम्पियर रेट क्या हो गया, वो बढ़ गया। ठीक है। चलिए तो इसके बाद इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, देन वो आया कहाँ से, I यानी वही बढ़ रहा था, तो इसको करते हैं I1 I2 I3, और I क्या है हमारा, करंट। तो इसी तरीके से अगर I का फॉर्मूला देखें तो V/R I का फॉर्मूला है। अगर आप याद करेंगे तो कुछ ऐसे ही। ठीक है। तो I निकालना, तो I V/R मैंने इस तरीके से लिखा, R1 R2 R3 एंड Rn अगर आगे तक और भी है। देन उसके बाद V इनमें सब में कॉमन था, मैंने उनको उठा के बाहर निकाल लिया, V बाहर निकाला, तो 1/R1 1/R2 1/R3, इसको हम ऐड करेंगे, लास्ट में 1/Rn आ जाएगा। अब ये जो V है इसको उठा करके यहाँ कर देंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं I और R की गुणा कर रहा हूँ और V की गुणा कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है ना। देखो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है, तो यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस मिल गया। हमें हमारे पास इस प्रकार हमारे पास एक ये फॉर्मूला आ जाएगा जिसके द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब ये यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, तो इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ फॉर्मूला RT बराबर है 1/R1 1/R2 1/R3, ये सभी प्लस में है। तो यहाँ पर जो इसका वैल्यूज था हमने नीचे रखना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो 18 है इनका जब आप LCM लेंगे तो इस तरीके से अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 11 और यहाँ पर हो जाएगा 18। इसको जब हम भाग करेंगे तो आएगा 1.636 रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के जब आप कैन कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये पैरेलल सिस्टम जरूर समझ में आना चाहिए। अब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा और समझा कि जैसे अगर मैं पेन को ऐसे रगड़ रहा हूँ तो इसमें कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है इसके अंदर, लेकिन उसे हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज़ कर पाएँ, देख पाएँ, तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है वो हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्शन सिस्टम हम समझेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है, यहाँ पर एक कॉइल है, ये हमारा वोल्टमीटर लगा हुआ है। अगर मैं इस मैग्नेट को इसके चारों तरफ ऐसे वाइब्रेट करूँ, इसको मैं वाइब्रेट करूँ तो क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। या तो मैं इसको वाइब्रेट करूँ या फिर मैं मैग्नेट फिक्स करके कॉइल को वाइब्रेट करूँ, तो भी कॉइल के अंदर करंट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सकती है। सेकेंड पे आते हैं तो इसमें है हमारे पास बैटरी और सेल। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जैसे गाड़ी में हमारी बैटरी लगी है, मोबाइल्स में बैटरी लगी है, तो वहाँ पर क्या है, केमिकली रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। थर्ड हम बात करेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक।
बहुत से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, तो वो भी जनरेट की जा सकती है, जिसे हम विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर हम उसको देख सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जैसे कि डायोड होता है हमारे पास, ऐसे ही फोटोन डायोड होता है। फोटोन डायोड पे अगर रोशनी पड़ती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, तो लाइक दैट उस प्रकार की एक इलेक्ट्रिसिटी होती है। फिफ्थ, पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक इज एन मटेरियल, यदि उसके ऊपर जैसे यहाँ पर आप हैमर देख रहे हैं, इससे हैमर से ऐसे ठोका जाएगा तो क्या होगा, पूरी बॉडी जो है वाइब्रेट होगी। उसके वाइब्रेट होने से इसके प्लेट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करने लगेंगे और हम उसे वोल्ट मीटर पर देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। देन आते हैं अगेन इंडक्शन पे। तो इंडक्शन बिल्कुल इसी के जैसा है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पर ये कॉइल है वोल्ट मीटर, देन यहाँ पर कॉइल ही लगाई गई है, इसके ऊपर कॉइल ही है और कॉइल के द्वारा यहाँ पर मैग्नेट बनाया गया है। देन अगर हम यहाँ पर इसको वाइब्रेट करते हैं तो क्या होगा, एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है हम उसे यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ डेवलप जरूर हो रही है, पैदा जरूर हो रही है। तो बहुत सी जगहों पर हम डिफरेंट जगहों पर सेंसर्स के रूप में इस प्रकार का कुछ ना कुछ पॉइंट देखने को हमें मिलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले पॉइंट में भी देखने को मिल सकता है। आइए अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम पैदा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए जैसे आपने देखा टरबाइंस होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, तो यहाँ पर सबसे मेन वैल्यूज़ किन चीज़ों की है? तो सबसे ज़्यादा जो मेन वैल्यूज़ हैं वो है मैग्नेट का, कि मैग्नेट वहाँ पर अच्छा होना चाहिए, मैग्नेट बनना चाहिए। तो अब पूरी कहानी हमारी मैग्नेट के ऊपर स्टार्ट होती है। तो मैग्नेट जो है एक प्रकार का द्रव्य था जो मैग्नीशिया नामक एक स्थान से निकला, जिसको आगे चल के मैग्नेट बोला गया, और उस मैग्नेट के चारों तरफ जो आकर्षित करने का गुण था, लोहे को आकर्षित करने का जो गुण था, उसको मैग्नीशियम बोला गया, मैग्नेटिज्म बोला गया। तो अब ये जो मैग्नेट था, इस मैग्नेट के अंदर अपना एक प्रॉपर्टी था कि ये किसी भी आयरन वाली चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था, लोहे को आकर्षित कर सकता था। और इसमें दो पोल थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये थोड़ा सा देखने में पहले स्टार्टिंग में जब निकाला गया तो बिल्कुल कीचड़ जैसा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसको बेटर किया गया तो अब एक सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, लाइक हमारे स्पीकर्स और जो बच्चों की मैग्नेट्स खेलने वाली आती हैं उनमें देखने को मिल जाएगा इजीली। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। अब इसमें समझेंगे वन बाय वन। मैग्नेट जो है मैग्नीशियम नामक जगह के मिला, ये है दो प्रकार के, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। तो जो टेम्परेरी है उसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेरी में ना हम कॉइल लगाते हैं, उसमें हम करंट यूज़ करते हैं, हम उसमें वोल्टेज यूज़ करते हैं और वहाँ पर एक टेम्परेरी मैग्नेट क्रिएट कर देते हैं। जब तक उसमें करंट है तब तक वो मैग्नेट है, और अगर हमने करंट हटा दिया तो वहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत रह सकता है आयरन की वजह से, लेकिन लगभग नील हो जाता है। परमानेंट प्राकृतिक रूप से हमें जो प्राप्त हुआ है मैग्नेट, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नेट है हमारे पास, इस मैग्नेट के अपने विशेष गुण हैं। अब हम मैग्नेट के अंदर जो गुण होते हैं उनके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नेट होता है, यदि आप उसे पृथ्वी पर ऐसे बीच में से रस्सी बांध करके लटका देंगे तो उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ चला जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इस चीज़ को बताता है। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जो आपके मैग्नेट का इफेक्ट होता है वो उसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक प्रकार से उधर की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो उस तरफ में मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड का चलता रहता है, ऐसे घूमता रहता है राउंड एंड राउंड। इसके बाद मैग्नेट के जो कॉर्नर्स होते हैं, ये छोर कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पर मैग्नेट की पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेरेटिवली एज अ सेंटर। कॉर्नर स्पेस की पावर ज़्यादा होती है। अगर दो सेम पोल एक दूसरे के पास लाए जाए तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे अगर दोनों ही सेम हैं, और अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। 6, यदि किसी मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया जाए तो वो अपने आप ही अन्य नए जो मैग्नेटिक पोल्स है उसका निर्माण स्वयं कर लेगा। 7,
जो मैग्नेट है यदि उसको गर्म किया जाए तो उसकी मैग्नेट की जो पावर है, मैग्नेट की जो क्षमता है, मैग्नेट द्वारा आयरन को अपनी तरफ खींचने की, लोहे को अपनी तरफ खींचने की वो क्षमता एंड कैपेसिटी जो है उसकी कम हो जाएगी। यानी उसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूँ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, जिससे उसका प्रॉपर्टी कम हो जाएगा।